ये कहना चाहती हूँ कि जो केजरीवाल जी सबको फ्री वीज का धोखा दे रहे हैं, 2100 रुपये सब महिलाओं को मिलेगा, तो वो पंजाब में मिला है क्या किसी को? चाहते कि कोई ऐसी एसोसिएशन हो व्यू राजेंद्र नगर की जो यहाँ के लोकल लोगों की आपस में ही बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करे, हमें पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम उन तक लेके आते हैं तो वो भी न्यूट्रल रहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी यहाँ के रेजिडेंट्स में रहते हैं। रोड पे बहुत सारे डॉग्स हैं जो रात को बहुत परेशान करते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे के बाद, और रात को उस रोड पे चलना अकेला बहुत मुश्किल हो जाता है। I have a suggestion. Maybe if we have water harvesting, छोटे units हम लगा दें, maybe in common areas, that will take care of a lot of the waterlogging problems. And I think वो पानी अगर harvest भी होगा, उसी से हमारे को benefit भी होगा। सिक्योरिटी के बारे में बोलना चाहता हूँ। कुछ सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा जोर दिया जाए, और ये जो वीर बाजार है ये हटाया गया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। काफी लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल ने ये प्रॉमिस किया था कि वो इन सभी को ठीक करेगा, लेकिन पिछले 11 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जहाँ पे झुकी वहीं पे छत, ये वादा किया गया था, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा में। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो है सर पर है। 2025 जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है, जनवरी के आखिर या फरवरी तक वो चुनाव हो जाना है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक दल जो है चुनावी प्रक्रिया में जुड़ चुके हैं। और हर नेता जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो घोषित उम्मीदवार हो या अघोषित उम्मीदवार हो, पूरा जोर शोर लगा रहा है, अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहा है। झुग्गी झोपड़ी से लेकर के हर वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा है। और इसी के दौरान जो है, इसी के चलते जो है, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा है नुक्कड़ सभा का। और अभी पीछे प्रवास, जो रात्रि प्रवास का कार्यक्रम था, जिसके चलते वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है अपना जाकर के जो है लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र होगा, जो मैनिफेस्टो होगा, उसमें जो तमाम जो अभी तक लोगों से मिलकर के जो समस्याएं सामने आई हैं, उन समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, वो चुनावी घोषणा पत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसी के चलते यहाँ पर आज जो राजेंद्र नगर विधानसभा से सबसे जो प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राजीव गंभीर, इनके निवास पर यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा हुई है, जिसमें तमाम जो है क्षेत्र के जो लोग यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, क्षेत्र के निवासी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है तमाम जो लोग अपनी समस्याओं को उनके आगे रख रहे हैं और राजीव गंभीर में भरोसा जता रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट उन्हें मिलती है तो वो पूरी तरह से उनके साथ है और क्षेत्र के जो कोने कोने तक पहुंच करके पार्टी के लिए और राजीव गंभीर के लिए काम करेंगे। तो आइए सीधा इस नुक्कड़ सभा से आपको जोड़ता हूं और इस नुक्कड़ सभा में राजीव गंभीर क्या कह रहे हैं, यहाँ तक क्षेत्रवासी जो जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मनिका जी, आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आप सभी का इस छोटी सी नुक्कड़ सभा में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वीर बालक दिवस भी है और गुरु तेग बहादुर जी के 2 साहिबजादों का जो शहीदी है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दी, किस प्रकार से सिख धर्म ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संगठित रूप से हमारे को बचाने के लिए, हमारी आस्था को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। हम उनका नमन करते हैं और आज इस दिवस पे अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये जो छोटी सी नुक्कड़ सभा रखी हमने राजेंद्र नगर में, उसका उद्देश्य हमारा यही था कि आप सबसे रूबरू हो
दिल्ली की जो समस्याएं हैं हमारी, किस प्रकार से उन समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं, हम सब मिलकर विचार करें कि दिल्ली में कैसी सरकार बने जो दिल्ली को आगे लेके जाए और दिल्ली को एक अच्छी राजधानी, हमारे भारतवर्ष की सुंदर राजधानी के रूप में संजो सके। ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है, धर्म भी बनता है। जब तक हम सब मिलकर ये कार्य नहीं करेंगे, पिछले गत वर्षों से आप ये देख रहे हैं कि 11 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनी हुई है। सड़कों की बातें करें, चाहे पानी की बातें करें, चाहे हम प्रदूषण की बातें करें, हर प्रकार से दिल्ली दिन ब दिन बदतर से और बदतर होती जा रही है। और किसी भी प्रकार के हमारे को ऐसा नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर दिल्ली, एक सुंदर राजधानी दे पाएंगे। जैसा कि हमारे बीच के अंदर कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रमित करने वाली कुछ नीतियां लागू की हैं, हम सबका यह दायित्व बन जाता है कि उनकी इन नीतियों को लेकर हम आपस में चर्चा करें, बात करें और लोगों को उजागर करें कि इन्होंने सन 2011 से लेकर आज तक, 2013 से लेकर आज तक लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का कार्य किया है और धोखाधड़ी, फरेब, जालसाजी, ये सब देके गुमराह करके दिल्ली की जनता को ठगा है और अपनी सरकार यहाँ पे कायम की है। आप सब इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो पिछले कई समय से जो वादे किए थे यमुना साफ करने का, पूरा नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया था कि मैं अपने लिए कोई बड़ा मकान नहीं लूंगा, पूरा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी वादा किया था जब सरकार उनकी, जब वो पहली बार चुनाव में आए थे, कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही उन्होंने ये भी वादा किया था पिछले चुनाव में कि मैं अपनी जितनी भी हमारे महिला वोटर हैं उनको 1000 रुपए का हम पेंशन देंगे, पूरा नहीं हुआ। ना दिल्ली में पूरा हुआ, यही वादा उन्होंने पंजाब में किया, वो भी पूरा नहीं हुआ। आज जगह जगह झुग्गी झोंपड़ी में, स्लम क्लस्टर्स में अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए का फॉर्म भर रहे हैं। ये हम सबको उजागर करना पड़ेगा। हमारे को, हम राजेंद्र नगर में रहते हैं, ये हम मानते हैं कि हमारे को, हमारे किसी परिवार को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा दायित्व और हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो हमारे घर में काम करने लोग आते हैं उनको भी हम समझाएं कि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब अपने पुराने किसी भी वादों को पूरा नहीं किया तो इस बार भी यही होने जा रहा है। और उसका नुकसान क्या होगा, हम सबको ये समझने की जरूरत है। उसका नुकसान ये होगा कि झुग्गी झोंपड़ी से, क्लस्टरों से उनको वोट मिलेगा, सरकार बनेगी। हमारे क्षेत्र से, आर ब्लॉक से, राजेंद्र नगर से, डबल स्टोरी से वोट परसेंटेज कम होती है और जब ये वोट परसेंटेज कम होती है और क्लस्टर से वोट ज्यादा पड़ता है तो सरकार आम आदमी पार्टी की ही बन जाएगी। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, गरीब आदमी है, मेहनतकश आदमी है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो मेहनत करता है, सुबह घर से निकलता है, शाम को घर आता है, उसको इतनी समय और फुर्सत भी नहीं है कि वो इन सब चीजों को एक बार फिर से इन सब चीजों को लेके वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। ये दायित्व हम पढ़े लिखे व्यक्तियों का, राजेंद्र नगर में, आर ब्लॉक में रहने वाले हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका बन जाता है कि उनको समझाएं। जितने भी लोग हमारे घर में काम करने आते हैं या हमारी फैक्ट्रियों के अंदर हैं या हमारे दफ्तरों के अंदर हैं, उनको समझाएं, कुछ समय निकाल के उनके साथ बैठें, ये उनको बताएं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लिए बहुत घातक सरकार है। हम सब ये जानते हैं कि शीश महल बना, शीश महल के अंदर जो CPWD का जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, अगर आपके पास नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी आपसे साझा कर सकती है। उसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि चौंकाने वाली हैं, जैसे कि फ्रिज लगे, 9 फ्रिज, एक फ्रिज की कीमत 8-10 लाख रुपए की है, 9 फ्रिज लगाए गए। अब CPW ये कहती है कि CPWD ने उस शीश महल में 9 फ्रिज अलॉट ही नहीं किए। जब फ्रिज ही नहीं अलॉट हुए और वहां पे अगर आपको उस समय वो मिल रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार के पैसे से खरीदे हुए फ्रिज हैं।
लोगों से रिश्वत ली हुई, जो आपकी लिकर पॉलिसी है उससे जो पैसा मिला उससे ये सब चीजें खरीदी गई। हम सब ये भी जानते हैं, ये तो हर अखबार में आया है कि शीश महल के अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं वो 8-8 लाख रुपए के थे। हम सब ये भी जानते हैं कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, नॉर्मली हमारे घरों के अंदर 2 टन का एसी लगता है, 32 टन के ऐसे 8 या 10 पावर हाउसेस लगाए गए। 32 टन के 8 या 10 पावर हाउस लगाए गए। पूरी दिल्ली के अंदर हमारे झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर को, हमारे जितने भी 200 यूनिट से नीचे के जो जिनके बिल आते थे उनको वादा किया गया था कि उनके बिल नहीं आएंगे। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हर एक आदमी का बिल आ रहा है। 200 यूनिट से सीधा जैसे ही वो ऊपर जाता है, 201 पे पहुंचता है, वो बिल लग जाता है। अपने आप में ये भी बहुत एक धोखा का जो एक उन्होंने समन्वय यहाँ पे किया है। हम सबको इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा और हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो जैसे संजीवनी योजना उन्होंने अभी लोगों के बीच में एक उदाहरण दिया कि हम संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज देंगे, क्या ये संभव है? क्या वो ये स्कीम लागू कर सकते हैं दिल्ली में? हर व्यक्ति, उसका मतलब ये है कि चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो 60 साल के ऊपर का जो व्यक्ति है उसका मुफ्त इलाज होगा। एक्सचेकर के ऊपर कितना इसका वजन पड़ेगा ये हम एहसास भी नहीं कर सकते। टोटल हमारा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो वाली बात हो गई कि भी मैं आसमान के अंदर जो है तारे तोड़ के ले आऊंगा और सबको, आप सबको बीच में बांट दूंगा। ये हम सब मानते हैं ये संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल वही बात करके हमको गुमराह करने की कोशिश करता है। हम सबको मिलके जोरदार अपील के साथ लोगों के बीच में जाके ये सब समझाना पड़ेगा। हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले कई वर्षों से देश के निर्माण के लिए क्या क्या काम करती है। देश के निर्माण के लिए अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार का अगर हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के अंदर अगर बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, जो कि 50 किलोमीटर दायरे के अंदर मान लीजिएगा स्थित है, 500 स्कूलें खोलने का उन्होंने वादा किया था। 500 पिछले 11 सालों में एक भी नया स्कूल नहीं खुला, एक भी। और वो ये कहते हैं कि दिल्ली के जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने व्यवस्था सारी जो है एजुकेशन की एकदम बहुत बढ़िया कर दी है। सरासर झूठ है। ये हम बात मानते हैं कि उसके अंदर व्यवस्थाएं जैसे नई कुर्सियां, नई टेबल, पेंट हो गया, ये सब हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ। वो भी सब काम इसलिए किए गए, जो भी काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया वो इसी मद्देनजर से किया कि कोई ऐसा काम करे जिसमें से कमीशन आती है। जहां से उन्हें कमीशन मिलती है, जहां से उन्हें कमीशन का रास्ता दिखाई देता है, वो ये काम करते हैं। और वहां की जो उन्हें कमीशन मिलती है, जितनी भी उनको कमीशन दी जाती है, वो सारा का सारा अरविंद केजरीवाल का जो एक सपना है, वो सपना है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का, उसके अंदर वो पैसा खर्च किया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि जैसे जो लिकर स्कैम हुआ, लिकर स्कैम का सारा पैसा गोवा के चुनाव में किया गया। हमारा यहाँ का विधायक भी दुर्गेश पाठक, विधायक का नाम भी उसके अंदर आता है। जो मनी ट्रेल है वो दुर्गेश पाठक के यहाँ जाती है। और जल्द ही मेरे ख्याल से ये जो सीबीआई की इंक्वायरी और ईडी की इंक्वायरी चल रही है उसमें दुर्गेश पाठक भी जल्द ही बंद होने वाला है। दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सपने देखे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो जो अभी इस समय तैयार हो रहे हैं, आज ये सभा हमने इसलिए बुलाई है कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि ये राजेंद्र नगर से ही संबंधित सभा है, आप लोगों के विचार जो आप सोचते हैं हमारे क्षेत्र में कार्य होने चाहिए, किस प्रकार से कार्य होने चाहिए, उसका एक संवाद है आपके साथ में। उसकी एक सोच है जो हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलके अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसको लागू करें। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं मेरे छोटे भाई प्रतीक से अनुरोध करता हूं कि वो इस सभा के बारे में और मैनिफेस्टो में हम कैसे
इन चीज़ों को, आपके विचारों को लेके जा सकते हैं, उसका थोड़ा खुलासा करें और आपके विचार फिर हम उस पर आते हैं। प्रतीक जी, पहले दो चीजें पूछना चाहूंगा। यहाँ जो बैठक हुई, इस बैठक में आपको विशेष क्या लगा? आप सबसे कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए पूछना पड़ रहा है। आप बताइए, यहाँ की बैठक में आपको कुछ विशेष क्या लगा अभी तक की बैठकों में? कोई बताना चाहे तो हाथ उठा सकते हैं। यहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठे हो और आपके ये कहने पे सारे लोग इकट्ठे होकर आगे आपके सामने आ गए हैं। ये तो आपका आशीर्वाद है भाई जी। लेकिन यहाँ पे एक जो विशेष चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ग्रीनरी अच्छे से दिख रही है। सबको आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? पेड़ पौधों की। पॉल्यूशन से हम लोग कर रहे हैं। जो अभी भाई साहब ने आपके समक्ष बात रखी, शीश महल, एक शीश महल के बारे में बात जो मिस हो रही थी वो रख देता हूँ। उस शीश महल को बनाने के लिए अराउंड 72 पेड़ों को काटा गया। आप यकीन मानिएगा, 72 पेड़ों को काट के वो शीश महल की जगह को बनाया गया, जिसके अंदर बरगद के पेड़ और नीम के और पीपल के पेड़ भी थे, जिनको कभी नहीं काटा जाता। कितने पंछियों का आसरा उजड़ा होगा वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए जो इस चीज़ों से हम लड़ रहे हैं, पॉल्यूशन से, और कितने सालों से लड़ रहे हैं। कोविड में हम लोग अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम में ऐसे कृतज्ञ किए गए जिसको शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं, एक अपने रहने के लिए, आशियाना बनाने के लिए, शीश महल बनाने के लिए। अब मैनिफेस्टो की बात है तो उसके लिए मैं सिर्फ ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि मैनिफेस्टो जब आपके समक्ष आ जाएगा तब उसको रखना बेटर रहेगा। अभी मैं पहले से कुछ बोलूँ और वो बातें आउट ऑफ द सिलेबस जाए तो शायद वो आपके साथ रखना मेरे लिए गलत होगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, फ्री की स्कीमें जो भी चल रही हैं, फ्री बीज बनने से अगर देश का नुकसान हो रहा है, उसके आप में से कोई ऐसा है जो कहते हैं कि यहाँ जो स्कीमें चल रही हैं फ्री की हमारे लिए अच्छी हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जब बहुत छोटे से की बात बताता हूँ, जब मैं शायद 4th या 5th क्लास में था तो मेरे डैडी मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि बेटा, पेंसिल को जितना शार्प करोगे ना उतना अच्छा उसकी राइटिंग आएगा, उसकी वर्किंग उतनी अच्छी होगी। अगर हमने अपने आप को, अपने काम को, सब कुछ छोड़ के फ्री पे डिपेंड होते गए, क्या मिलेगा इस समाज को? आने वाले टाइम में चारों तरफ सिर्फ नशा, चोरी, यही सब रह जाना है। फ्री में आदमी क्या करेगा? काम तो रह गया हाथ से। अब भी जो मैनिफेस्टो में आने वाली चीज़ें, वो उसमें ज़रूर ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारी सहूलियतों के लिए अच्छी होगी। शायद हो सकता है कि हाँ, लो बैकग्राउंड के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ में उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। ये नहीं कि आपके हाथ काट के आपको बेसहारा बना दिया जाए। ज़रूरतें ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन उसका एक प्रेजेंट करने का तरीका, उसकी वर्किंग का तरीका एक अलग होने वाला है। और आपके समक्ष मुझे लगता है 2 से 3 दिन के अंदर में, क्योंकि हमारा 29 तारीख को मोदी जी की जैपनीज पार्क के अंदर में एक बड़ी रैली होने जा रही है, तो उसके मुझे लगता है उस दिन शायद मैनिफेस्टो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और मैनिफेस्टो के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है अब की उज्ज्वला योजना को तो अभी हम साइड रखते हैं। आयुष्मान योजना जिसकी कॉपी करने की कोशिश की गई है, बट उसके अंदर में 5 लाख तक का जो एक बजट मोदी जी ने रखा था वो संभव भी लगता है। और जो अब इन्होंने जो रखा है कि आप जाइए एक हॉस्पिटल के अंदर, अगर आप बीमार हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको फ्री का इलाज मिल जाएगा। आप में से किसको ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार इतनी कैपेबल आज की डेट में है कि हम लोग जो जाएंगे हॉस्पिटल में प्राइवेट में फ्री का इलाज उठा सकते हैं? जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी उस टाइम में 600 करोड़ के फायदे में हमारा जल बोर्ड था, और आज वो 72,000 करोड़ के लॉस में है। तो कहाँ स्थिति ऐसी है कि हाँ हमें फ्री इलाज मिलने वाला है? एटलीस्ट बातें वो करें जो शायद हमारे लिए भी अच्छी हो, आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छी हो। हमसे बात करें ना कि हम पॉल्यूशन को दूर करेंगे। 10 साल से यमुना जी साफ होती जा रही है और हर बार बस एक ही चीज सुनने को मिलती है, 5 साल और दे दीजिए, हम साफ कर देंगे, हम साफ कर देंगे। सरकार में होते हुए हमें सिर्फ समय चाहिए, फिर आपने किया क्या? अगर विपक्ष में होते हैं तो मुझे लगता है कि हम बोल सकते हैं कि जी हमें मौका दीजिए, हम करेंगे। लेकिन जब आप सरकार में हैं और फिर आपको सिर्फ मौका ही चाहिए, तो मुझे लगता है शायद ऐसी सरकार हम में से किसी को नहीं चाहिए। आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसी सरकार चाहिए? नहीं चाहिए ना जी। तो उसके लिए थोड़ी कमर कसनी पड़ेगी। बहुत खुशी से बोलता हुआ अच्छा लगेगा मुझे कि यही वो क्षेत्र है, न्यू राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर सबसे ज्यादा लीड लेते हैं। मुझे यहाँ की जनता को या फिर आपको बड़ों को समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है, इलेक्शन के दिनों में बाहर ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करें, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी तो जो हमारे वीक एरिया हैं उनको हम कवर कर पाएंगे। इसी के साथ मैं हमारे जो आज की ये बैठक हुई है इसके मुख्य वक्ता हमारे भाई साहब हैं, तो मैंने एक भाई साहब ने डायरेक्ट बोलना क्योंकि वो वर्किंग में विश्वास रखते हैं, थोड़ा एक उनका सम्मान था। समीर भैया पटका बना के एक बार भाई साहब का स्वागत करेंगे, एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी।
हमारे इस शक्ति केंद्र की जो प्रमुख हैं मोनिका आंडा जी, उनका भी मैं एक बार स्वागत करने के लिए नहीं आप खड़े हुए। अब इतना जरूरत है, आप एक पटका लेके माता जी को बना के उनका आशीर्वाद लीजिएगा। एक बार तालियों से जरा स्वागत कीजिएगा, माता जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हमारे बीच में हमारे काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो मैं एक बार मनिका जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी जाके उनका आशीर्वाद लें। एक बार बाबू जी के पास जाइएगा। आनंद जी के पास, सतीश आनंद जी के पास। देखिए, बड़ों का जब आशीर्वाद मिल रहा होता है ना, तालियों से एक बार जरूर स्वागत कीजिएगा। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, उसको बताने के लिए दिन में भी आ गया कि सतीश आनंद जी की एज मेरे को लगता है शायद 80 तो प्लस है ही है। सुरजीत आनंद जी की, सॉरी, सुरजीत आनंद जी की एज जो है वो 80 प्लस तो होगी बाबू जी। 86। आप यकीन मानिएगा, मेरे को युवा मोर्चा के जितने फोन नहीं आते होंगे ना, उससे ज्यादा बाबू जी के फोन आते हैं। इनकी चिंताएं होती हैं, बेटा यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए। एक बार तालियों से बाबू जी का स्वागत कीजिएगा। एक हमारे सिंह साहब का एक बार स्वागत के लिए मैं राजीव गंभीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनका भी एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच में वैसे सारे ही हमारे बड़े हैं, लेकिन जो बड़ों की परंपरा वो बड़ों के साथ ही रहती है। हमारे बीच में कत्याल जी भी हैं, पुनीत भैया भी हैं, रोहित जी भी हैं, और मैं बड़ों में मैं आपका सॉरी नाम मेरे को राजीव जी भी हैं। मैं अगर किसी का नाम नहीं जानता हूँ तो उसके लिए पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ में गीतांशु भैया भी हमारे बीच में हैं। गीतांशु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, अच्छा लगा। नवीन जी भी हमारे बीच में है, और सुनील शर्मा। अब हमारे मित्र सुनील नमीजा जी साइड में खड़े हैं। बाबू जी सॉरी, आप साइड में खड़े थे, मैं देखता हूँ शायद आप चले गए हैं। ये सारे वो पिलर हैं शायद जिन्होंने अपनी एक एज भाजपा को, ये जो गढ़म कहते हैं न्यू राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, उसको खड़ा करने में दिया है। और ये वो सारे हैं जिनके आशीर्वाद से आज हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो पहले एक बार मैं सबसे एक बार निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन है, जितने हमारे यहाँ बड़े हैं उनके लिए तालियां बजा के एक बार उनका अभिनंदन करता हूँ। अब आगे सर्दी का समय है, वक्तव्य आपके बीच में भाई साहब ने रखा ही हुआ है। मोनिका जी हमारी शक्ति केंद्र प्रमुख है, एक बार आप सबका धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ अनुज, हमारे बीच में जितने भी हमारे निवासी हैं, उनकी जो भी हमारे इस क्षेत्र के में जो समस्याएं हैं, जो आप लोग सुझाव देना चाहते हैं, कृपया अपना हाथ खड़ा करें ताकि हम आप तक माइक भेज सकें। और आपकी समस्याओं को हम नोट करके हम अपना दिल्ली प्रदेश के अंदर हम उनको देंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हम उनको अपने मैनिफेस्टो में डालें। सिक्योरिटी के बारे में बोलना चाहता हूं। कुछ सिक्योरिटी के लिए ज्यादा जोर दिया जाए, और ये जो वीर बाजार है ये हटाया गया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, और मैं भी इसके लिए काफी योगदान किया है। वीर बाजार हमने इसलिए हटाया है कि इसकी वजह से बहुत क्राइम हो रहा था। जो वहाँ जिस समुदाय के लोग वहाँ आते थे वहीं बैठ के शराब पीते थे, और ये पर्स स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग, बहुत काम हुए हैं ऐसे। मोबाइल स्नैचिंग, ये सारे काम होते थे वहाँ पे। तो इससे ऊपर जो हीनियस क्राइम हुआ है, एक ओल्ड कपल जा रहा था, उसके पीछे 4 लड़के लग गए, जैसे ही वो घर में घुसे वो भी घुस गए, और रेसिस्ट करने पर आदमी को तो वहीं स्टैप करके मार दिया। और हमारी एक एम्बुलेंस जो आई थी वो 50 मिनट लग गए सिर्फ सड़क क्रॉस करने में, और वहाँ तक पहुँचने में बेचारा पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो एक ये सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है, काफ़ी कारें भी पहले चोरी हुई हैं,
कोई ऐसा बंदोबस्त पक्का होना चाहिए कि गेट के रात को बंद होने चाहिए और जहां नए गेट लगने चाहिए वो गेट लगे। और इसके लिए जैसे भी हो हम सबको मिलकर कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू जी। न्यू राजेंद्र नगर की कुछ खास समस्या है, जिनमें एक तो ये है कि पानी की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत डिटोरिएटेड है। एक तो 1-1.5 घंटे के लिए सुबह पानी आता है, शाम को कोई पानी नहीं आता न्यू राजेंद्र नगर में। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, बिकॉज के जो पाइपलाइन है बड़ी पुरानी हो गई है, सिस्टम बहुत पुराना है, रिजर्वायर प्री इंडिपेंडेंस का हमारे यहाँ आज भी चलता है, तो जो क्लीनिंग जो मशीनरी लगी है वो भी ठीक नहीं है। एज अ रिजल्ट बाहर लीकेजेस आती हैं, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो बैड, विच नीड्स इम्प्रूवमेंट। सेकेंड पॉइंट विच आई वांट टू रेज इज, ये कॉलोनी 1953 में बनी थी। 1953 के बाद नंबर ऑफ टाइम्स रोड्स रिले हुई। जब रोड्स रिले होती हैं उसके बाद क्या होता है कि जो घर का लेवल है वो तो वही रहता है, जो सड़क का लेवल ऊपर हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली जो हमारे यहाँ पे पानी कई घरों में बरसात में अंदर चले जाता है, पंपोज बीइंग अ पीरियड प्रॉब्लम। उसके अलावा बहुत लाइनें हैं जिसमें भी आपके पानी घरों में आ जाता है, आगे से आता है, पीछे से निकलता है, वो निकल जाता है। वो प्लानिंग क्योंकि रोड लेवल ऊपर हो गया, सो वी रिक्वेस्ट एक पॉलिसी पर डाला जाए जिसमें स्क्रैपिंग एंड रीलेइंग शुड बी मेड मैंडेटरी एज अ रिजल्ट, सो दैट ये जो लेवल है ये डिस्टॉर्शन ना हो। थर्ड, जो हमारे यहाँ की सीवर लाइन जो रेन वाटर पाइप्स है ये भी बहुत छोटी और पुरानी है। कॉन्सिक्वेंटली ये भी कंट्रीब्यूट करती हैं पानी सीवर का अंदर आने में और घरों में मार्क करने में। तो इसको भी अगर कैन बी टेकन केयर ऑफ तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था होगी। अनदर इशू अपार्ट फ्रॉम दी मार्केट इशू जो अभी भाई साहब ने बोला इज रिगार्डिंग काउज। यू सी इलीगल डेयरी फार्मिंग इज हैज बीन अ थ्रॉटलिंग बिजनेस जो आसपास हमारे यहाँ पे आता है। कॉन्सिक्वेंटली गाय वो लोग कॉलोनी में छोड़ देते हैं, कॉलोनी में गाय आके यहाँ पे आपस में लड़ती भी है, कारें भी करती है, कई बुजुर्गों को जख्मी भी किया है। तो इसको अपनी इलीगल जो लीगल जगह है जहाँ पे डेयरी फार्मिंग हो सकती है इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, सो दैट वहाँ पे लोग भी जिन्होंने सेवा करनी है वो जाके उस डेयरी फार्म में सेवा भी करें और काऊ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत बड़ा इशू मान के चलिए। एक दुर्गा मंदिर जो है हमारे यहाँ पे, उसके सामने छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया हुआ है भीख मांगने के लिए, और आने वाले टाइम में 12 से 15 बच्चे को भी परमानेंट भिखारी बन जाएंगे वो लोग, और उनकी एज जो है वो 7 से 10 साल के बीच में है। तो वो कोई काम नहीं करेंगे, पढ़ने नहीं जाएंगे, सारा दिन वहाँ भीख मांगते हैं, और उनके लिए देखिए अगर कुछ हो सके तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वैसे ये, आई ड्रा योर अटेंशन कि F और J ब्लॉक न्यू राजेंद्र नगर, ये नियर हरे कृष्णा मंदिर, उसमें DDA साइट एक बनी हुई है। रात के वक्त वहाँ पे ई रिक्शा वाले और इधर उधर के लोग आकर के बैठ जाते हैं। उनका काम ही यही है कि शराब पीनी और गलत काम करने, और पता नहीं कौन है वो लोग, हैं कौन, बांग्लादेशी हैं कि कोई टेररिस्ट हैं कि कौन। जब जाकर के उनसे पूछो भाई दिखाओ अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, कुछ भी उनके पास नहीं है, और वो सिर्फ ये है कि शराब पीनी ये करनी। कल को कोई आजकल जैसे एक सर्वे चल रहा है कि बांग्लादेशी कौन कौन है, इसी तरह से ये टेररिस्ट वगैरह ये पता नहीं कौन कौन वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। लगती है छोटी समस्या, लेकिन ये बहुत बड़ी और सीरियस समस्या है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इसको जो है सरकार तक पहुँचाया जाए, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। I have a suggestion. Maybe if we have water harvesting, छोटे units हम लगा दें, maybe in common areas, that will take care of a lot of the waterlogging problems. And I think वो पानी अगर harvest भी होगा, उसी से हमारे को
बेनिफिट भी होगा। एक चीज़ जो पानी सप्लाई की है, सी इफ यू कैन यूज दी CPT वाटर, नारायणा में CD प्लांट लगा है इंडस्ट्रियल एरिया का, दैट वाटर इज ट्रीटेड, इट इज नॉट पोर्टेबल बट इट इज ट्रीटेड एंड यू कैन यूज इट फॉर योर गार्डनिंग थिंग्स। अगर हम उसमें कुछ एज यू नो दी पॉलिटिकल विल आ जाए तो मे बी वी कैन टेक इट फर्दर एंड उस पानी को पोर्टेबल बना के मे बी इट कैन बी सर्कुलेटेड बैक टू द कॉलोनी, आइदर नारायणा और रजनींद्र नगर। दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज द वाटर सप्लाई, जो कहते हैं वाटर शॉर्टेज है, तो एटलीस्ट सम एरियाज कैन बी यू नो बेनिफिशियल फॉर दैट। बहुत साल से मैं उठा रहा हूँ बार बार, छोटी सी समस्या है लेकिन होती नहीं है। रमन नामा घाट जो है वो आपका मेन एंट्री बनती है शंकर जिसका पानी वहाँ से आते हैं। ये मैं कम से कम 3 साल से मैं लगातार हंस से आपके RW या दूसरे स्टेट मार्केट में वहाँ पर हमको स्पीड ब्रेकर चाहिए, क्योंकि कितनी तेज गाड़ियाँ आती हैं, एक दो एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसको उस समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं निकाल रहा। मैं कम से कम 3 साल से इस बात पूछ रहा हूँ। भाई रोड पे बहुत सारे डॉग्स हैं जो बहुत रात को बहुत परेशान करते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे के बाद, और रात को उस रोड पे चलना अकेला बहुत मुश्किल हो जाता है एंड नो वन टेक्स केयर ऑफ इट। जो लोग फीड करते हैं वो तो प्राउड फील करते हैं कि हम उनको फीड कर रहे हैं, उनको कुछ कहते नहीं है डॉग्स, पर जो अननोन लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए बहुत डर लगता है उनको, और बहुत इंसिडेंट्स ऑफ डॉग बाइटिंग भी हो चुके हैं। तो आई थिंक वी नीड टू प्लान समथिंग कि उन डॉग्स को हम कैसे जो है रिहैबिलिटेट या फिर उनकी जो इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है या उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जहाँ पे उनको भेजा जा सके, उससे हेल्प हो जाए। बिकॉज वो डॉग बाइटिंग बहुत सीवियर हो जाती है कई बार, और बहुत लोग परेशान होते हैं उस डॉग बाइटिंग से और डरते हैं रात को 8-9 बजे के बाद निकलने में। तो वो डबल स्टोरी वाली रोड पे बहुत सारे डॉग्स हैं, और वो गलियों में जाके जो है एक गली में 8-10 डॉग्स होते हैं, और हर गली में ऐसे कम से कम 30-40 कुत्ते जो है टोटल मिलके हैं वहाँ पे डबल स्टोरी वाले रोड पे। तो आई थिंक वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट कि हाउ वी कैन टैकल दैट सिचुएशन। ऑलराइट, रहती हूँ न्यू राजेंद्र नगर में। थैंक यू सो मच कि मुझे आज यहाँ बोलने का मौका मिला अपनी प्रॉब्लम। एक्चुअली एक प्रॉब्लम तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि राजेंद्र नगर में जो ये शिमला रोड है, यहाँ पे मंकीज बहुत ज़्यादा है। वो एक्चुअली हमारे घरों में आ जाते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी हैं, वो गार्डन में सारा दिन बैठे रहते हैं। उसकी कंप्लेन हमने RWA में भी की थी, तो वो सोल्व हुई नहीं है। तो मतलब बच्चों के साथ मुझे सेफ नहीं लगता है रोड पे, जैसे बच्चे वॉक करके भी नहीं जा सकते। एक तो आपने डॉग्स की प्रॉब्लम बोली, एक वो है, और एक मंकीज की प्रॉब्लम है, और एक मैं अपनी एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी एसोसिएशन हो न्यू राजेंद्र नगर की जो यहाँ के लोकल लोगों की आपस में ही बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करे, हमें पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम उन तक लेके आते हैं तो वो भी न्यूट्रल रहते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी यहाँ के रेजिडेंट्स में रहते हैं, तो उनको यहीं तक मतलब यहीं RWA में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमें आगे तक नहीं जाना पड़े। जहाँ पे मैं रहती हूँ R639, वहाँ पे मेरे 2 फ्लोर है। मेरे से ऊपर एक अंकल जी रहते हैं, परमीत सांघवी जी। उन्होंने एक्चुअली जब से मैं 3 साल से आई हूँ बहुत परेशान करते हैं। उन्होंने बिल्कुल मेरी एंट्री पे, जो मेरी ड्राइंग रूम की एंट्री है, वहाँ पे कैमरा लगा रखा था, और वो भी ऑडियो वीडियो वाला। और जब मैं पुलिस के पास गई रिटर्न कंप्लेन लेके कि प्लीज़ आप ये कैमरा रिमूव कराएं, बिकॉज मैं अपने 2 माइनर किड्स के साथ वहाँ पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड 15 डेज़ के लिए यहाँ होते हैं, 15 डेज़ के लिए वो टूर्स पे होते हैं, तो मैं अकेली हूँ। जो मेरा लॉक है वो भी पासवर्ड वाला है, तो वो भी सुना जा रहा है उसमें कि मेरा क्या पासवर्ड है, मैं कितने बजे अपने घर आ रही हूँ, मेरे घर कौन आ रहा है, मैं अपने हस्बैंड से सी ऑफ करते हुए क्या बात कर रही हूँ। तो दिस इज प्राइवेसी ब्रीचिंग केस। इसके रिगार्डिंग में मैं अपना एसोसिएशन में बात की थी, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन भी गई। 8 नवंबर को मैंने एप्लीकेशन दी उनको कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। 9 को उन्होंने उसके बाद मेरी नेक्स्ट डे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैंने पुलिस को बुलाया, वुमेन हेल्पलाइन में कॉल किया कि प्लीज़ ये कैमराज रिमूव होने चाहिए मेरे घर के सामने से। तो उन्होंने बोला कि ये तो लीगल है, ये रिमूव नहीं हो सकते। मतलब एक लेडीज की एंट्री पे बिना कंसर्न से कोई भी कैमरा लगा सकता है। आप एग्री करते हैं इस बात को? आपकी एंट्री पे कोई भी कैमरा लगा सकता है। अगर आप सेम बिल्डिंग में रहते हो, आपका दरवाजा सामने ड्राइंग रूम में कोई लगा सकता है बिना कंसर्न से? मेरा कोई कंसर्न नहीं था, तो मैं पुलिस के सामने ही वो कैमरा रिमूव कर दिए। पुलिस ने नेक्स्ट डे मेरे ऊपर फेक FIR कर दी कि मैंने कैमरा चोरी की है। सर मैं यहाँ 2 फ्लोर में रहती हूँ,
मैं 300 रुपए का पहले तो कैमरा क्यों चोरी करूंगी? जिन्होंने कैमरा लगाया वो ऊपर रहते टॉप फ्लोर पे। सबसे पहले तो वो मेरी एंट्री पे क्यों कैमरा लगा रहे हैं, वो भी ऑडियो वाला? वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? उन्होंने मेरे पूरे घर के चारों तरफ कैमराज और उसकी सारी जो फेस है वो मेरे घर की तरफ है। सबसे पहले तो उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक होनी चाहिए कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं। मैं 3 साल से यहाँ आई और मेरे पहले यहाँ पे जो रहते थे वो भी परेशान होकर उन्होंने घर बेचा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो परेशान है। जब हम यहाँ पे आए तो हमें इस तरह से परेशान किया कि हम अपने घर का शीशा भी चेंज करा रहे हैं तो जी पुलिस को बुला लो, जी घर पे गार्डन पे हम ग्रास लगा रहे हैं जी पुलिस को बुला लो। और उनके ड्राइवर्स गुंडे जो बिल्कुल आगे बैठे रहते हैं। जब मैं यहाँ पे आई तो मैं आपको पूरी स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एक उन्होंने एक छोटी सी झुग्गी बना रखी थी, उसमें 6-7 लोग बैठते थे, वो उनके ऑफिस के लोग, उनके ड्राइवर सब आ जाते थे और वहीं पे बैठ के दारू पीते थे। जब इस बात पे मैंने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि पहले इस घर में जो रहते थे वो दुखी होकर बेच गए, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो उनकी वाइफ का कहना, जी हमारे लड़के तो 15 साल से यही बैठ रहे हैं, आप ये और कहीं नहीं बैठ सकते। एज अ लेडी उन्हें मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए कि अगर मेरा बेडरूम सामने है, मेरे बेड से क्लियर वो दिख रहे हैं, मैं उन्हें दिख रही हूँ, तो बैठना कैसे अलाउड है? उन्होंने ये बोला, जब मैंने उनके हस्बैंड को बोला, परमीत सागवी जी को, तो उन्होंने बोला कि मेरे लड़के 15 साल से यहाँ बैठे, आप हटवा के दिखाओ। और जब मैं पुलिस वालों के पास गई, पुलिस वालों ने बोला कि ये तो एमसीडी का केस है, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब एक लेडी के पास जाने के लिए ना कोई एसोसिएशन है, ना कोई पुलिस है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो बच्चों के साथ अकेली रह रही है। मतलब जब कुछ गलत हो जाएगा तभी पुलिस आएगी। मेरे को मैं मोनिका जी से मेरी भी बात हुई है, हाँ जी, आपके पास घर पे आएंगे और इसको हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, वो तो झुकी हट गई एमसीडी में जाके, उसके बाद भी प्रॉब्लम है, उनके बाद भी उनके लड़के बैठे रहते हैं, गंदे कमेंट पास करते हैं, बट पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस ने एक औरत के खिलाफ एफआईआर कर दी है कैमरा स्टोलन की, जो कि आप सबको पता है कि मैं वहाँ पे कैमरा तो साफ पता है कि ये फेक एफआईआर है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरी हेल्प करें। न्यू राजेंद्र नगर में जो छोटी छोटी चीजें हो रही है पड़ोसियों में आपस में, या वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कोई मीटिंग होनी चाहिए जिसमें बैठ के आप ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व करें। जी मैडम, अपना परिचय दे दें एक बार। हाँ जी, कहाँ से मेरा नाम मानसी बरेजा है जी, थोड़ा पास कर लीजिए। राजेंद्र नगर की रहने वाली हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो केजरीवाल जी सबको फ्री वीज का धोखा दे रहे हैं, 2100 रुपए सब महिलाओं को मिलेगा, तो वो पंजाब में मिला है क्या किसी को? नहीं मिला ना। तो यही हमें लोगों को समझाना है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, तो उनके बहकावे में नहीं आना है। और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हों, देश को बचाने के लिए बीजेपी को आना जरूरी है। मोदी जी का साथ, मोदी जी को मजबूत करने के लिए बीजेपी को आना जरूरी है। कोई भी कैंडिडेट हो तो एटलीस्ट वो धोखा नहीं देंगे इस तरह से जनता को। जो भी कहेंगे, वो जो भी वादे करते हैं वो करते हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। आप सबके सामने ये रखना चाहता हूँ कि एक सीबीआई इंक्वायरी चल रही है राजेंद्र नगर आर ब्लॉक के अंदर। कंप्लेंट के ऊपर चल रही है कि क्या कारण है कि जो सड़कें दिल्ली सरकार ने बनाई हैं वो 1 साल ही में वो सारी की सारी सड़कें जो खराब हो गई हैं, और इतने छोटे समय में उनमें गड्ढे, उनमें क्रैक्स आ गए हैं, और सब के सब जो एक ही बारिश में बह गई है। तो इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। माता जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो सड़कें जो है, बाकी जो जितने गड्ढे वड्ढे वो ठीक हो। यही मेरा बार बार कहना है। हम सबको ये भी समझना चाहिए कि दिल्ली की जो सरकार है वो तभी काम कर सकती है अगर केंद्र की सरकार से उसका समन्वय हो। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करना जानते हैं, और सिर्फ उनका एक ही सपना, मैं किसी तरह से प्रधानमंत्री बनूं। मैं आप सबसे गुजारिश है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, आपका योगदान भी इस लड़ाई में बहुत अनिवार्य है। आप सभी को मिलकर हमारा साथ देना है और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने, ये सुनिश्चित करने के लिए हम सबको अपने घर से शुरुआत करनी है। अपने घर के सदस्यों को समझाना है। हमारे घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं उनको बैठ के चाय के ऊपर एक चाहे 2 लोग हों, उनको भी समझाना है हमारे को कि जब तक मोदी जी और जब तक दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, दिल्ली का विकास संभव ही नहीं है। निर्णय हमारे हाथ में है। दिल्ली हम बदलना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए, और हम दिल्ली बदलने का आपको आश्वासन दिलाते हैं और यकीन भी दिलाते हैं। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज गुरु गोविंद सिंह जी के जो
साहबजादे हैं उनकी शहादत पे हम 1 मिनट का मौन रखें। सब खड़े होकर अपने स्थान पर 1 मिनट का मौन रखेंगे उनकी याद में और उनके शहीदी पर। हमारे साथ मिस्टर राजीव गंभीर है जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और राजेंद्र नगर विधानसभा से आते हैं और इस समय राजेंद्र नगर विधानसभा में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव है। और आज इन्होंने अपने निवास पर नुक्कड़ सभा रखी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली प्रदेश में जो जगह जगह नुक्कड़ सभाएं रख रही है। तो सर, ये नुक्कड़ सभा के पीछे क्या उद्देश्य है? जनता के बीच में जाना, जनता की समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं को प्रदेश कार्यालय में रखना ताकि मैनिफेस्टो में उनके समाधान के लिए हम कार्यक्रम बना सके। यही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के समक्ष जा रही है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लोगों के समक्ष जाके उनकी रूपरेखा देके उनके विचार लेके ही मैनिफेस्टो अपना बनाती है। तो रात्रि प्रवास के जरिए भी आप लोगों के बीच में रहे, झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहे और आज जिस तरह से नुक्कड़ सभा रही, तो ये नुक्कड़ सभा या जो रात्रि प्रवास के जरिए किस तरह की समस्याएं ज्यादातर जो लोगों की आपको समझ में आई हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जो समस्याएं हैं पब्लिक की, जो समस्याएं हैं वो अलग अलग स्तर पे होती हैं। तो झुग्गी झोपड़ी पे जो हमारा प्रवास रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो थी गंदगी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और जो उनके सामने रहने की जो समस्या है, जैसे पानी की है, शौचालय की है, गंदा पानी बहता है वहाँ पे, उन सभी समस्याओं को वहाँ पे देखा गया है। और काफी लंबे अरसे से अरविंद केजरीवाल ने ये प्रॉमिस किया था कि वो इन सभी को ठीक करेगा, लेकिन पिछले 11 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जहाँ पे झुग्गी वहीं पे छत, ये वादा किया गया था लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाया। तो अभी इस समय इस प्रयास को किया गया है कि लोगों से ही उनका समाधान क्या हो सकता है वो पूछने का। जैसे जिस प्रवास में मैं गया था वहाँ पे लोगों का मानना ये था और उनकी इच्छा भी ये थी कि उनकी झुग्गी के लिए जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको उसी जगह पे जमीन दी जाए। तो यही बातों को लेके हम अपने प्रदेश कार्यालय गए और वहाँ पे हमने अपनी बात रखी है। आने वाले समय में जो मैनिफेस्टो बनेंगे उसके अंदर इनका क्रियान्वयन हो, यही हमारी सोच और हमारा संकल्प है। तो ये तो थी झुग्गी झोपड़ी की बात, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान और नल से जल। तो इसको लेके कुछ कहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने 11 साल दिल्ली पे शासन किया है। दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसी विस्तारित पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई जो आम आदमी की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान हो सके। पॉलिसी जब तक आप नहीं बनाएंगे, विचार आप नहीं रखेंगे, ड्राफ्ट नहीं करेंगे, समस्या को समझेंगे ही नहीं, तो दिल्ली का विकास या लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी का जो राजनीतिक जो उनकी सोच और मंशा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की है। जैसा आपने खुद भी देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद, वहां उस पे काबिज होने के बाद, कभी वो पंजाब चले जाते हैं, कभी वो गोवा चले जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो ये है कि मैं और किसी स्टेट में जाके अपनी सरकार कायम करूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बन सकूं। उनकी जो ये होड़ है प्रधानमंत्री बनने की, उसी ने दिल्ली का सत्यानाश किया। तो स्लम के जो समस्याएं आपने बताई, आज यह पॉश एरिया कहलाता है राजेंद्र नगर, तो यहाँ की क्या समस्याएं रही? यहाँ पे सड़कों की समस्या है, पानी यहाँ पे भी नहीं आता। पानी सिर्फ 2 घंटे आता है, दिन में सुबह आता है और शाम के समय, दोपहर के समय पानी नहीं आता। जो पानी आता है वो कई बार तो इतना गंदा आता है कि उससे बदबू आती है। टैंकी अगर आप जो पानी मोटर से लेके आप स्टोर करते हैं तो हर 15-20 दिन, महीने के अंदर आपको टैंकी पूरी साफ करनी पड़ती है क्योंकि गंदा पानी बदबू मारने लग जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे सड़कें, पानी को लेकर के हाल ही में इसी विधानसभा से अभी पांडव जो उद्घाटन करा इन्होंने कि जल बोर्ड जो है उससे प्राइवेटाइज हो गया और वहाँ साफ पानी पूरी दिल्ली को मिलेगा 24 घंटे। जिंदल कंपनी ने एक प्रयास किया है, पायलट प्रोजेक्ट किया था पांडव नगर के अंदर साफ पानी देने का। तो कुछ पाइपलाइन लगा के
पांडव नगर के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है चुनाव से पहले, लेकिन वो भी पानी आया नहीं। सिर्फ फोटो सेशन हुआ है, घंटा 2 घंटा वहां पे पानी चलाया गया, उसको बंद किया गया है। और ये भी सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ये पानी कंटिन्यूसली आएगा। कहीं पे पानी नहीं आ रहा, ये सिर्फ दिखावा है, छल है और कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की वही धोखा देने की जो नीति है, राजनीतिक सोच है, वही लागू यहाँ पे इस चुनाव से पहले फिर से हो रही है, और हम सभी को इससे सतर्क रहना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज की इस नुक्कड़ सभा को लेकर के, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो बातें थी, उन सब को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।